ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं भाइयों बहनों, ये एक वीडियो का है, जिस वीडियो का टाइटल क्या था, पीटी के लिए अंतिम वीडियो 69 बीपीएससी पीटी के लिए हिस्ट्री एमसीक्यू। ये मैंने 27 सितंबर 2023 को ये एमसीक्यू करवाया था और मैंने उस समय जब ये पोस्ट किया था तब मैंने बताया था कि इसको करके ज़रूर जाइएगा। मेडिवल हिस्ट्री के 2 वीडियो, एक जो मैंने परसों डाला था वो था दिल्ली सल्तनत को लेकर, और एक अभी ये जो वीडियो है ये है मुग़ल एम्पायर को लेकर। इसमें मुग़ल प्रशासन, उसके साहित्य, कला, इन सब से सवाल रहते हैं। ये वीडियो जब मैंने 27 सितंबर को डाला था तो मैंने ये भी बोला था कि पीटी के लिए अंतिम वीडियो है, अब इसके बाद वीडियो नहीं आएगा आपका। 69 बीपीएससी के पेपर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुतवाते आलमगीरी। इधर लेखकों के नाम के साथ में इसको मैच करना था। 69 बीपीएससी का आप ज़रा पेपर देखिए कि पेपर में क्या आया हुआ था। सेम सवाल पूछा गया 2 दिनों के पश्चात पेपर में। कौन सा सवाल था? तो सवाल था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फुतवाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मुझे पता होता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली सल्तनत का एक मैंने वीडियो डाला था, उसमें आर्ट एंड कल्चर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, साहित्यों की रचना, किताब, नृत्य, गीत, संगीत, वास्तुकला, हर चीज़ के बारे में मैंने करवाया था। उसी प्रकार से ये जो वीडियो होगा इसे मुग़ल पीरियड के, मध्यकालीन भारत के प्रशासन, मुग़ल का प्रशासन, कला, साहित्य और उसके साथ साथ वास्तुकला में भवन निर्माण वगैरह आते हैं, और कला में आपका नृत्य, गीत, संगीत, ये सब चीज़ें आती हैं। गारंटेड होता है कि अगर मेडिवल हिस्ट्री में सवाल पूछेगा तो इसी चैप्टर से पूछेगा। राजा रानियों के नाम आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे आर्ट एंड कल्चर, प्रशासन, ये पूछा जाता है। राजाओं के नाम को सीक्वेंस में लगाने के लिए ज़रूर दे सकता है। इसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अंत तक देखिएगा और 2 बार देख लीजिएगा। पिछले वीडियो को भी दिल्ली सल्तनत वाले को ज़रूर ही देख कर जाइएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले भी एक बार देख लीजिएगा इन दोनों वीडियोज़ को। ओके, चलिए देखते हैं। था इस वीडियो में मैं आपको मुग़ल कालीन प्रशासन और कला संस्कृति के बारे में करवा दूंगा एमसीक्यू, जिससे यहाँ से अगर सवाल आते हैं तो आपके गलत ना हो। और ये दोनों करके जाने चाहिए, दिल्ली सल्तनत का भी और मुग़ल का भी, क्योंकि प्रशासन वगैरह के शब्दावली जो होते हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं, क्योंकि अरेबिक और फारसी होता है वो, तो इसलिए उसमें कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा अंत तक। पहले सवाल से शुरू करते हैं हम लोग। मुग़ल प्रशासन के दौरान जिलों को किस नाम से जाना जाता था? सोचिए, यही सवाल आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में, तो आप क्या आंसर निकालेंगे इसका? वहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? जिलों को उस समय सरकार के नाम से जाना जाता था, इसका आंसर डी हो जाएगा। मुग़ल प्रशासन के दौरान सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा, प्रांत कई सरकारों में बटा था। सरकार को पुनः परगना और महल में विभाजित किया गया था। मुग़ल काल में जनपद, जिला क्या कहलाता था? जनपद, तो ये सरकार कहलाता था। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, मुग़ल में सेना का प्रधान निम्न से कौन था? तो मीर बख्शी जो होता था वो सेना का प्रधान होता था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि मुग़ल शासन मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो ये सेना का प्रधान होता था। किसका? तो सेना का, आर्मी का हेड होता था ये। डी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भूराजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण। एक बार पढ़ देता हूँ मैं, जिससे आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मुग़ल शासन में मीर बख्शी भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है, किंतु वेतन अधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित और अस्थायी कार्य नहीं था। वेतन अधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। यूपीपीएस से स्पेशल प्री 2004 में इसका डी माना गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आज के दौर में तो सेना प्रमुख ही होता था, लेकिन कहीं कहीं पर जिक्र मिलता है हमें कि वो भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण का काम भी मीर बख्शी करता था। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों चीज़ के बारे में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में। अगला सवाल है कि मुग़ल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन और कारण दोनों के दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है उसका वो। निम्न से किसे मुग़ल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को, करेरी को, मनूची को, टेवर्नियर को। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मनूची को नियुक्त किया गया था चिकित्सक के रूप में। एक्सप्लेनेशन क्या है कि निकोलो मनूची को मुग़ल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में भी नौकरी की। 1659 में दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की,
अहदी घुड़सवार के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में बताना है आपको। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2, 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिक के अतिरिक्त 2 और प्रकार के घुड़सवार थे, अहदी और दाखिली। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे। इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र और घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। अगला है आपका कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था। देखिए बीपीएससी में ही पूछा गया है ये। बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। लोक आचरण का अधिकारी होता था मुहतसिब। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरणों को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्यालयों का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था अकबर ने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी तथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि 9 का आंसर क्या हो जाएगा? साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अगला सवाल है कि निम्न बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। इसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो जाता था। समस्त कार्यकारी या सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। अगला है आपका कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों विचार। फिर से आपको मनसबदारी के बारे में पूछा गया है। देखिए सवार पद जो होता था ना वो जात से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता था, इसीलिए तो ऊपर वाला गलत था ना। उनका सवार का पद जो था वो जात पद से अधिक हो जाता था, ये गलत है। इसीलिए अब निचला वाला भी कीजिए, उसी से संबंधित है। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी अनुवांशिक अधिकारी होते थे क्या? अनुवांशिक। अगला क्या है इसमें 11 नंबर में? अगला है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवानी कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो पहला और तीसरा जो है यहाँ पर ये सही है, बाकी दूसरा चौथा गलत है। मनसबदार शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। मनसबदार का अर्थ उच्च अधिकारी से था जिससे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमनव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपनी अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवाद पदों को आरंभ किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि की संख्या का द्योतक होता था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। अगले सवाल पर चलते हैं। मुगल भारत के संदर्भ जागीरदारी और जमींदारी के बीच में क्या अंतर था? ये यूपीएससी का सवाल है। जागीरदारों के पास न्यायिक दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकारी होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों का राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। 12 का आंसर मुझे बताइए एक बार। इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। पढ़ देता हूँ मैं इसको। मुगल प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय वेतन के बदले नगद जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और पुलिस दायित्व के वजह भूमि आवंटन अधिकारी प्राप्त होते थे, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र भू राजस्व को संग्रह करना होता था। तो दोनों के बीच में अंतर को समझिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि संग्रह शुल्क को पकड़ते थे। इनका राजस्व अधिकार वंशानुगत होता था, कि इनका जमींदारों का। इनका मुख्य उत्तरदायित्व राजस्व उगाही ही होता था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व ही था उस समय। भू राजस्व हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। मुगलकालीन प्रशासन शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसका? माल से क्या तात्पर्य समझते हैं आप? 14 के आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व को माल की संज्ञा दी जाती थी। 15 नंबर भी है क्या? इधर होगा। अगला है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो ये जहांगीर है, सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुगल प्रशासन मदद मास इंगित करता है। देखिए फिर से बीपीएससी में पूछा गया है। मैंने आपको बताया ना कि बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्वानों को दी जाने वाली भू राजस्व वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद मास कहा जाता था। जो विद्वानों को फ्री में भूमि दे देते थे जिस पर राजस्व भी नहीं लिया जाता था, उसी को। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यूपीपीएससी पीटी देखिए 2018 में का सवाल है, ये फिर से पूछा गया है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य है सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था ये। ओके, सूबा और परगना के बीच का क्षेत्रीय इकाई को कहा जाता था चकला।
अगला है आपका कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। मनसबदारी पैतृक नहीं था, जमींदारी पैतृक था। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है पहले दूसरे का। अगला है कि सभी मनसबदार सेना का पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्गीकरण होता था। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, बी, ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला है कि मैच करना है आपको दीवाने तन, मुस्तारफी, मुशरिफ और वकिया नवीस। एक बार ध्यानपूर्वक देखिए, शायद आपने पढ़ा हो। मैच करने के 1-2 को भी कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये रहा ऑप्शन, आप एक बार मैच कीजिए इसको देखकर और उसके बाद निकालिए कि कोशिश कीजिए कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए कह रहा हूँ। देखिए दीवाने तन का मतलब होता था जागीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी का मतलब होता था राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ का काम क्या होता था, कार्यालय को संभालने के लिए। और वकिया नवीस अधिकारी होता था प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए वकिया नवीस काम करता था। अगला क्या है बंधुओं कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। अकबर ने शेरशाह सूरी के जैसे ही राज्य के सिक्के को रेगुलेट करने की अच्छी तरह से कोशिश की। शेरशाह के मुद्दा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। अकबर के समय में भी क्या तांबे का दाम चलता था क्या। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है और सही के सही व्याख्या भी करते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राजाओं से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए। तो ये अकबर ने चलवाया था। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मुझे बताइए कि इसमें अगर ये सवाल आपको दे देगा तो 90% बच्चे अकबर को नहीं चुनेंगे। इसमें से किसको चुनेंगे, जैनुलाब्दीन को चुन सकते हैं, भोज को चुन सकते हैं, सिद्धराज जयसिंह को चुन सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि राम सीता की आकृतियों और राम सीय देवनागरी लेखों से युक्त, देवनागरी में लिखा था राम सीय और आकृति राम सीता जी की बनी थी, कुछ सिक्के चलाए थे। तो किसने, तो अकबर ने। मुगल शासन में तांबों का सिक्का क्या कहलाता था, ये दाम कहलाता था। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है बंधुओं कि निम्न में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो बाबर ने चलवाया था। और देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, दाम अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो लगान निर्धारण का तरीका था बटाई। 2 बार बीपीएससी में देखिए पूछा गया है। अगला है अकबर के शासनकाल में दक्खन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो उस समय हल की संख्या से दक्खन में भू राजस्व वसूली की जाती थी। यूपी वाले मिडिवल हिस्ट्री से सबसे कठिन सवाल बनाते हैं, यूपी पीसीएस प्री में भी, उसके अलावा यूपी का जो आरओ होता है उसमें भी, और यूपी पीसीएस में पहले मेंस होता था एक ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें भी सबसे कठिन सवाल यूपी वाले ही बनाते हैं हिस्ट्री के। आज भी बीपीएससी ने कुछ ट्रेंड तो ज़रूर बतलाया है लेकिन यूपी वालों को मध्यकाल से रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आया होगा, जिनके भी एग्ज़ाम में आया होगा 2017 प्री में, यकीन मानिए कठिनतम सवाल है, आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप रिसर्च लेवल का या बहुत गहराई तक नहीं पढ़ा होगा आपने तो। और अगर ये आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछ लिया गया तो फिर क्या हालत होगी वहाँ पर, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेएन सरकार के औरंगजेब के इतिहास से पृष्ठ संख्या 190 पर उल्लेख किया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई, लेकिन दक्खन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्खन के किसान प्रति हल की संख्या के आधार पर भू राजस्व का भुगतान करते थे। अगला है निम्न से किस मुगलकालीन नहरों का निर्माण फिरोज शाह के राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था राज बवाह, उसको पुनर्जीवित करके किया गया था। कौन से मुगलकालीन ऐसे नहर हैं, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। साहाब नहर का इसी प्रकार से निर्माण किया गया था, साहाब नहर। मुगलकालीन साहाब या सिहाब का नहर का निर्माण फिरोज शाह के राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा कराया गया था। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया था। मुगलकालीन संगीत और चित्रकला पर आ गए। फेवरेट टॉपिक होता है ये सारे पीसीएस और यूपीएससी का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत चैप्टर है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है,
बताइए मुझे, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपयुक्त सभी कौन से चित्रण किए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी चित्रण किए गए हैं मुगल काल में। दिल्ली म्यूजियम में अगर आप जाएंगे, दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, सब बहुत बेहतरीन म्यूजियम है, तो वहाँ पर आपको मुग़ल चित्रकला का बहुत ही विस्तृत रूप में दिखेगा। बहुत सारे चित्र लगाए गए हैं, थक जाएंगे घूमते घूमते, इतने चित्र हैं। होली खेलने से लेकर अलग अलग दृश्यों का चित्र बनाया गया वहाँ पर। चित्रकला के मुग़ल शैली का प्रारंभ किया गया था। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रारंभ किया गया था हुमायूं ने प्रारंभ किया था इसका, मुग़ल शैली का। नींव उसी ने डाली थी, किसने? तो हुमायूं ने। किस मुग़ल शासक चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? 66वीं बीपीएससी 2020 का सवाल है। तो ये बनवाया था किसने? तो हुमायूं ने बनवाया था। हुमायूं ने चित्रकला के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खां, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक के अनुसार तस्वीर बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका विकल्प बी माना था। बीपीएससी ने इसका बी माना है, अकबर माना है, ये भी बता दिया गया है यहाँ पर। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हुमायूं है, जबकि अन्नू मनुजा की जो पुस्तक है उसमें बोला गया है कि हुमायूं के समय में चित्रकला के कारखाने का एक चित्र बनाया गया था, है ना। बीपीएससी ने क्या माना है? बी माना है, अकबर माना है। और अगर फिर से पूछा जाता है तो आप अकबर ही मानिएगा। चित्रकला के मुगल कालीन भारतीय लघु चित्रकला के रीढ़ है। निम्न से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो काली घाट का जो चित्रकला है उस पर मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अगला है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया, अनेक ग्रंथों को। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है, जो हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां अंसारी से तैयार करने में 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली, बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों को उल्लेख करता है। तो ये अमीर हमजा बनाने में इस पेंटिंग के द्वारा पूरे किस्सा का, पूरे वीरता का बखान किया गया है। 15 वर्ष लगे इसको। ओके, 1400 चित्रों में पूरे कहानी का बखान किया गया है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे वो। दसवंत और बसावन, देखिए फिर से बीपीएससी का सवाल आ गया। मैं आपको बताता हूँ ना कि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किसके थे? तो ये अकबर के थे, सम्राट अकबर के। दशावंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, वे काम से अकबर इतना प्रभावित था कि उसने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनाने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों का नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, उसके बाद से कौन है? सांवल और हरवंश एवं राय थे। ये सारे के सारे चित्रकार थे अकबर के समय। यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के समय में। बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न से कौन से जहांगीरी चित्रकार थे? निम्न से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए कूट में बताना है आपको। जहांगीरी चित्रकार मतलब जहांगीर के समय के चित्रकार थे। 8 का आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि अबुल हसन और अकारिजा। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो ये जहांगीर के दौर में उन्नति की। अगला है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्न से किस कला को संरक्षण दिया था? तो ये चित्रकला को दिया था उसने, और शाहजहां के समय में स्थापत्य को। ओके, इसमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्रधारा, एल्बम और व्यक्ति के रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो कौन था वो? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। जहांगीर ने व्यक्तिगत चित्रों पर ज़्यादा दिया था, व्यक्तियों का चित्र ज़्यादा बनाए गए थे इसके समय में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक पांडुलिपि अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्य रूप से तूतीनामा, हमजानामा, रमजनामा, अनवर सुहेली आदि प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामिति और दरबार और शिकार वगैरह का चित्र बनाया गया था। लेकिन इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारी, पशु पक्षियों आदियों के अनेक व्यक्तिगत रूप चित्र बनवाए और अनेक चित्रधारों, एल्बम का निर्माण करवाया। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? ये सब चित्रकला के अलग अलग स्कूल हैं। पटना कलम भी है इसमें एक।
किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला का प्रसिद्ध है, बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न से कौन सा एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? औरंगजेब वैसे तो खुद को कट्टर मुस्लिम बोलता था, लेकिन वीणा बहुत अच्छी बजाता था। ये 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ओके। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के समय में ही लिखी गई है। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा होता है? तो उसको राग तोरी कहते हैं। तोरी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों और चरणों द्वारा गाया जाता था। भाट को जानते होंगे आप। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास के अनुयायियों को कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने? तो 16 का आंसर क्या हो जाए? संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए इनके अनुयायियों ने। 16 का आंसर हो जाएगा ए 5। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन? तानसेन, हरिदास, सूरदास, बिलास खां। यूपीपीएससी जीआईसी में पूछा गया है, यानी कि कठिन सवाल है। बताइए इसका आंसर होगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, तानसेन और हरिदास शामिल थे उसमें। तानसेन का ओरिजिनल नाम अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? 18 का आंसर हो जाएगा। ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? देखिए अगला सवाल ही आ गया। रामतनु पांडे नाम था इनका। इनका आंसर बी हो जाएगा। निम्न राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में था तानसेन। निम्न से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो ये लिया था अकबर ने। मुगलकालीन साहित्य पर अब हम लोग आ गए बंधुओं। यहाँ से कुछ अच्छे सवाल मिलेंगे आपको, जिसको कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि साहित्य और जो दोनों हैं और प्रशासन, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे अगर मध्यकाल में पूछे जाएंगे तो, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो लेडेन और रॉस्किन ने, ए आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि तुजुके बाबरी अथवा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ एक बुक है। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो बाबर की पुत्री थी, ए आंसर हो जाएगा। उसका जन्म 1523 में हुआ था और उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में निम्नलिखित किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो गुलबदन बेगम ने लिखे हैं, पढ़ी लिखी महिला थी ये। अगला सवाल क्या है? अगला है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने। बीपीएससी में देखो कितनी बार पूछा गया और अलग अलग एग्जामों में देखिए कितनी बार पूछा गया है ये हुमायूं नामा की रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, गुलबदन बेगम ने किया है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसाए बेगम को किसने स्थापित किया था? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? महम अनगा ने स्थापित किया था। मैंने बोला ना कि यूपी वाले हमेशा अजीबो गरीब मध्यकाल के सवाल बनाते हैं। मदरसाए बेगम भी नहीं पता होगा बहुत सारे को, तो कहाँ से कर लेंगे? हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों तक को नहीं पता होता मदरसाए बेगम, क्यों पढ़ेंगे कोई भी? सीधी सी बात है, इतना डीप फैक्ट कौन पढ़ता है? लेकिन यूपी वाले ढूंढ ढूंढ कर लेके आते हैं, उनको दाद देनी चाहिए, इसका रिसर्च करते हो हिस्ट्री के लिए, खासतौर से मध्यकाल के सवाल। महम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुन मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना करवाई, जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता है। दिल्ली के पुराने किले में, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यूपीपीएससी पीटी 2018 महम अनगा ने करवाया था। निम्न से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। बताइए मुझे इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये सब? यहाँ पर इसका नाम पढ़ लीजिएगा एक बार जो भी लिखा हुआ है। मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। हसन निजामी, खादा मीर और मोहम्मद काजिन भीमसेन, अलग अलग किताब हैं, आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ हसन निजामी की बुक है ताजुल मासिर, कल में ही मैंने बताया था। ख्वांद मीर की बुक है हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिन की बुक है आलमगीर नामा, भीमसेन की बुक है नुस्खाए दिलकुशा। आलमगीर नामा, तबकाते अकबरी, चाहर चमन, इकबाल नामा जहांगीर। तो बताइए इसका मैच कीजिए एक बार, मैं आंसर बता देता हूँ इसका आंसर डी है, यानी कि 2 4 3 1, यानी कि आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद, चाहर चमन चंद्रभान ब्राह्मण, इकबाल नामा जहांगीर तो मुअत्तमद खां। ओके, अगला सवाल है कि तबकाते अकबरी किसने लिखा है बंधु? तो 11 का आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। कौन कौन मार रहा था इसका अबुल फजल, बताइए मुझे। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना की, जिसे तारीख़ निज़ामी भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा।
निम्न मुसलमान विद्वानों से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का योगदान है। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति और संतुलित मनोवृत्ति तथा तात्कालिक अनुकूल वातावरण हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर दिया कि हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहा जाने लगा। हिंदी काव्य का स्वर्णकाल तुलसीदास वगैरह जी इसी के समय में थे। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही नहीं धरोहर रही, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुखर स्थान रखते थे। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। अब बताइए, रहीम सतसई के बारे में अगर अगली बार पूछा गया तो कोई ऐसी बड़ी तूफान आ जाएगी क्या? क्योंकि जिक्र है उसका भाई, किसका है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का बुक है रहीम सतसई, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के इतिहास के संदर्भ अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये थे शाहजहां के शासन का राजकीय इतिहासकार, बी आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो ये है इनायत खान। निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? बाबर, तुजुके बाबरी, हुमायूं हुमायूंनामा, शेरशाह तारीख शेरशाही, अकबर तबकाते अकबरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने तुजुके बाबरी लिखा है, बाकी ये सब के बुक अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा है जो शेरशाह का है, और तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है। तबकाते नासरी के सामने लिखा हुआ मिनहाजुस सिराज, तारीख़ फिरोज शाही के सामने लिखा हुआ शम्स सिराज अफीक, तुगलकनामा इबन बतूता, तुगलकनामा बर्नी ने लिखा है, इबन बतूता के बुक का नाम है रेहला, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। ओके, तो सॉरी, तुगलकनामा अमीर खुसरो का है, बर्नी की बुक अलग है, कल मैंने बताया था फिरोज शाह का आधारित कोई बुक था उसका। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो है, जबकि इबन बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। अनवरे सुहेली नामक ग्रंथ निम्न से किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र दुनिया में सबसे अधिक भाषा में अनुवाद किया गया है इसका। अगला सवाल है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कब? तो 7 वर्षों में पूरा किया गया था। अगला सवाल है, मुगल में दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी दरबारी भाषा बंधु, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, मुगलों की अदालत में भाषा कौन सी थी? तो उसमें फारसी थी। अपने भी अदालत में ये चलती रही, अंग्रेज़ों काल में भी फारसी चलती रही, और फारसी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इसलिए अदालत के कई सारे ऐसे शब्द मिलेगा, मुवज्जिल है ना, मुजरिम, ये सब आपको शब्द फैमिलियर नहीं लगेंगे, इसलिए क्योंकि ये अपने देश की भाषा नहीं थी। फारसी और अरेबिक मिक्सचर इसमें मिक्स हो गया, बहुत समय से यूज हो रहा था, इसलिए भारत के संविधान में भी उसको एडप्ट तो नहीं किया गया, लेकिन लॉ के में वही लिखा हुआ रह गया, तो वो चीज़ आगे बढ़ता रह गया। मुगलकालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां की रचना है ये। मुझे पता है आप सबको ये कठिन लग रहा होगा कि क्या मास्टर पढ़ा रहा है, कोई यहाँ पर कव्वाली गा रहा है क्या? नहीं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा अब इनका नाम मैं मान लीजिए, मासिर आलमगीरी के लेखक मैं क्या बोलूँ, गोलू ने लिखा है, गोलू ने लिखा होता तो गोलू नाम बोल देता। अब इनका नाम ही है साकी मुस्तैद खां, तो अब साकी मुस्तैद खां को मैं क्या बोलूँ, SMK बोलिए, तो थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन क्योंकि फैमिलियर नहीं आप इन नाम से, लेकिन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, और पढ़ना ही भी पड़ेगा, क्योंकि मुग़ल प्रशासन और दिल्ली सल्तनत प्रशासन, साहित्य और संगीत, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए यही सवाल अगर पूछ लिया गया और आप करके जाएंगे, तब तो आप नहीं देखेंगे ना वहाँ पर कि कठिन था या आसान, तब तो आप खुश होंगे कि चलो पढ़ तो लिया था। तो इसी उद्देश्य से पढ़िए थोड़ा सा इसको। इसका आंसर हो जाएगा साकी मुस्तैद खां। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? भीमसेन कायस्थ, चंद्रभान ब्राह्मण, ईश्वरदास नागर, सुजान राय भंडारी। अब इधर किताब लिखा हुआ है, ये सारे नाम से आप तो फैमिलियर होंगे, उसमें भी अजीब-ओ-गरीब हैं, लेकिन आपने ये इमेजिन नहीं किया होगा कि इन लोगों ने इस तरह की किताबें लिखी होगी फारसी और अरेबिक में, लेकिन लिखा है इन्होंने। देखिए यहाँ पर इसका मैं पढ़ाता हूँ। भीमसेन कायस्थ ने लिखा है तारीख़ दिलकुशा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा है क्योंकि एक्सेप्शन में आ जाता है, ये थोड़ा सा अपवाद में आ जाता है ना। चंद्रभान ब्राह्मण, चाहर चमन, ईश्वरदास नागर, फुतुहाते आलमगिरी, सुजान राय भंडारी, खुलासत उल तवारीख। ओके, नस्तलीक एक प्रकार की क्या है? नस्तलीक होता था एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, उसको नस्तलीक कहा जाता था। IS प्री 1996। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तलीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। कौन? तो औरंगजेब। यही पूछ लेगा अगली बार कि निम्न से कौन सा बादशाह मुगल का नस्तलीक लिखने में निपुण था, तो औरंगजेब का नाम आ जाएगा। कवि हृदय राज जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो कौन था वो? तो ये था राजा सावंत सिंह। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ
रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की है, तो केशव ने रचना किया है, इसका ये आंसर हो जाएगा। मुगल काल का कला साहित्य संगीत बुक सब मैंने करवा दिया इस 27 मिनट के वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो